सो हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है मसीह सर में और मैं हूं आपका एनसीईआरटी मेंटर। तो आज हम वापस से डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का कोई एक नया पेपर जिसका नाम है सोशल साइंस। और सोशल साइंस सबके मन में डर बैठाया हुआ है, सर बहुत हार्ड पेपर आएगा। नहीं, बहुत इजी पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमारा एमसीक्यूज़ वाला है जो 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्ट रीऑर्गेनाइज द बाउंड्रीज ऑफ मोस्ट इंडियन स्टेट्स। किस अधिनियम के द्वारा भारत के अधिकांश राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। ठीक, तो यहाँ पे मेनली पूछा जा रहा है कि मतलब किस एक्ट के दौरान, मतलब कौन सा एक्ट ऐसा था जिसमें इंडियन स्टेट्स की मतलब वापस से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा यहाँ पे। और ये कब हुआ था? 1956 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेचुरल रिसोर्सेज इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवों के जीवन के लिए कौन सा प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है। तो यहाँ पे मेनली पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे जीवित रहने के लिए एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कौन सा लिविंग मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल के लिए कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल है। ठीक, तो पहला है गोल्ड, वाटर, कोल और पेट्रोलियम। तो ये सारे हम कुछ जीवित तो रह नहीं सकते ये सब को लेके। तो वाटर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर वाटर, जल। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्स वेजेस और एज इट्स रिवॉर्ड। उत्पादन के किस कारक के प्रतिफल के रूप में मजदूरी प्राप्त होती है। तो ऑब्वियस सी बात है लेबर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए लेबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोगी का सर्वोत्तम उदाहरण है। मीन्स यहाँ पे मेनली पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो बेस्ट एग्जांपल है सस्टेनेबल यूज़ का। तो इसमें देखते कौन सा है। कटिंग फॉरेस्ट इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुन वनों की कटाई। तो ये तो नहीं हो सकता। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। एक्सेसिव माइनिंग, अत्यधिक खनन, मीन्स ज़्यादा तौर पे मतलब ज़्यादा मात्रा में माइनिंग करना। ठीक, और सी नंबर है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। तो ये हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी तो सही है। आइए डी नंबर भी एक बार देख लेते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन जलाना, मीन जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे उसको जला देना। तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन 2014। तो आपको याद हो कि 2014 में कौन सा स्टेट है जो नया बना था आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद। तो वो था तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। मीन्स उत्पादन का कौन सा कारक मानव संसाधन कहलाता है। देखा जाए तो इसका मतलब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चैप्टर था उसमें ह्यूमन रिसोर्स, इनमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक, तो लेबर है, कैपिटल है, लैंड है या टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा है। तो देखा जाए तो इन सब में से ऑब्वियस सी बात है हमारा लेबर होगा। लेबर है वो मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय स्रोत है, मीन्स कौन सा है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से चार में से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखते कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी और नेचुरल गैस। तो कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो ऑब्वियसली बात है विंड एनर्जी जिसको हम वापस रीस्टोर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, तो विंड एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक, विंड मिल जो आपने सुना है, विंड मिल उससे आता है ये विंड एनर्जी, या और भी संसाधन हो सकते हैं, WIND विंड मिल से आता है ये। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कमीशन सबमिटेड रिकमेंडेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य की पुनर्गठन के लिए सिफारिशें किस आयोग ने प्रस्तुत की थी। पहला सरकारिया सरकारिया कमीशन, दूसरा है फजल अली कमीशन, तीसरा है मंडाल कमीशन, चौथा है हंटर कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था फजल अली का कमीशन हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन वाले ये क्वेश्चन है। तो असर्शन दिया हुआ है यहाँ पे ए है, मतलब असर्शन है हमारा, टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, तो ये ट्रू है। और रीज़न हमारा कह रहा है मॉडर्न मशीन सेव टाइम एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो ये भी ट्रू है। तो आपको पता है जब दोनों कथन ट्रू होते हैं तो बोथ एन आर ट्रू, और ये जो आर था इसने ए को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे बोथ एन आर ट्रू, इज़ द आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन, असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वापस से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन वापस है। फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो हाँ ये ट्रू है। वन मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, तो ट्रू है। रीज़न है हमारा फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी ट्रू है। मीन जो हमारा फॉरेस्ट है वो इकोलॉजिकल और बैलेंस, मतलब बैलेंस रखता है, और बायोडाइवर्सिटी भी है, मतलब बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है, तो ये दोनों ट्रू है। तो ये वापस से हमारा आर जो है वो उसने असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए वापस से करेक्ट हो जाएगा। बोथ है ना, ए आर एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे सारे MCQs ख़त्म हुए, हमारे सेक्शन ए ख़त्म हो गया है। आइए सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का है। पहला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन के अत्यधिक दोहन के कोई दो हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे हमें कोई दो हार्मफुल इफ़ेक्ट मतलब हमें बताने हैं जो इससे ओवर एक्सप्लॉइटेशन से जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन से जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके दो हार्मफुल इफ़ेक्ट बताने। तो आइए देखते हैं क्या हो गया। हाँ, हमारा सेक्शन भी है। तो पहला है रिसोर्सेज डिप्लेक्शन, वेट, हाँ पहला है रिसोर्सेज डिप्लेक्शन, जिसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉसल फ्यूल्स एंड मिनरल्स फेस एक्सहॉशन, और दूसरा हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड सीव इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। ये हमारे दो हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। अब विजुअल हो अच्छे से, तो ये हमारे दो हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाएंगे। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी टू स्टेट्स दैट रीऑर्गेनाइज ऑन
लिंग्विस्टिक बेसिस, तो हमें पता है कि जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन के नहीं दो राज्यों के नाम यहाँ पे बताने हैं। तो पहला होगा यहाँ पे हमारा पहला होगा हमारा आंध्र प्रदेश और दूसरा होगा यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, मेंशन एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो हमें कोई भी 4 एग्जांपल बताने हैं फिजिकल कैपिटल के। तो आइए देखते हैं। पहला है टूल एंड मशीनरीज, एग्जांपल ट्रैक्टर एंड जनरेटर। तो टूल और मशीनरी हमारा पहला, उसके एग्जांपल हो जाए ट्रैक्टर और जनरेटर। और दूसरा है हमारा बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग में हो जाएगा हमारा एग्जांपल फैक्ट्रीज और ऑफिसेज। और तीसरा है हमारा रॉ मटेरियल, एग्जांपल यार्न्स फॉर वीवर्स और क्ले फॉर पॉटर। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। चौथा है हमारा मनी इन हैंड, कैश नीडेड टू मेक रूटीन पेमेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13th का। ये देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 वेज बाय विच टेक्नोलॉजी हेल्प प्रोड्यूसर्स। मतलब कोई हमें 2 वेज बताने हैं जिससे टेक्नोलॉजी में मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है पहला, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, मॉडर्न मशीनरीज हेल्प प्रोड्यूस मोर गुड्स इन लेस टाइम। और दूसरा है हमारा रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी माइनिमाइज वेस्टेज एंड लेबर कॉस्ट बूस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। ये हमारा 14th का आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे और भी दिया हुआ है, आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक करेंगे आप, तो मैं दोनों ही बता दे रहा हूँ। तो दूसरा वाला है मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल। मतलब हमें 2 फैक्टर्स बताने जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव हुआ है। तो पहला है एजुकेशन जिसमें प्रोवाइडिंग क्वालिटी स्कूलिंग एंड ट्रेनिंग एक्वाइप्स इंडिविजुअल विथ स्पेशलाइज्ड स्किल्स। और दूसरा हमारा हेल्थ केयर जिसमें एक्सेसिबल हेल्थ केयर एंश्योर अ हेल्दी फिजिकली फिट हाईली एनर्जेटिक वर्क फोर्स। ये हमारा हो जाएगा 14th का मतलब आंसर, मतलब ये दूसरे वाले का मतलब जो और करके था। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट बिटवीन लैंड एंड कैपिटल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको लैंड और कैपिटल के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो आइए देखते हैं। लैंड, तो लैंड में आप लिखेंगे अ नेचुरल या फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दैट इज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड इन क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी मूव। ठीक, यहाँ पे आप ये ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। वेट, तो यहाँ पे आप ये इसको ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, खाली मूव तक लिखेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में आप लिखेंगे मैन मेड रिसोर्सेज लाइक मनी और मशीनरी दैट कैन बी इंक्रीज्ड ओवर टाइम इज़ हाईली मोबाइल। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 15th का आंसर। यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। और सेक्शन सी देखते हैं, इसमें हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है जिसमें जो 6 मार्क्स का है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 वेज बाय विच एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मतलब हमें कोई 3 वे बताने जिसमें हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, डेवलपमेंट हुआ है जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे enhances knowledge and skills, education provide theoretical knowledge which were vocational training at practical market skills and transforming an individual into a skilled asserts। और दूसरा है हमारा increases earning capacity, educated
and trained workers are more productive and enabling that to secure higher salaries and प्रीमियम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है हमारा बूस्ट नेशनल इकोनॉमी ग्रोथ। ठीक, skilled workforce efficiently utilizes other production resources like land and physical capital, driving overall national economic output and development। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 16 का आंसर। और यहाँ पे और करके भी है, और मीन्स आप दोनों में से कोई एक वापस से करेंगे। ठीक, दोनों में से कोई एक करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मतलब आप कोई 3 फंक्शन लिखेंगे एंटरप्रेन्योर के जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है। तो उनका मतलब हो जाएगा पहला रिस्क टेकिंग, जिसमें एंटरप्रेन्योरल रिस्क द एंटरप्रेन्योरल रिस्क देयर ओन टाइम एंड मनी टू लॉन्च अ बिजनेस वेंचर डिस्पाइट फ्यूचर मार्केट विथ हाँ अनसर्टाइनिटीज़। ठीक, हमारा मतलब पहले जो वो रिस्क लेते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन दे एग्रेट्स एंड को coordinate the other 3 critical factor of production, land, labor and capital। फिर उसके बाद वो इनोवेशन करते हैं। दे इंट्रोड्यूस एडवांस्ड प्रोडक्शन मेथड्स, इम्प्लीमेंट्स कटिंग एजेस technologies or launch unique products to capture competitive market share। ये हो जाएगा हमारा और का आंसर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जो हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी टू रिड्रॉ रीजनल बाउंड्रीज प्राइमरली अराउंड मेजर लोकल स्पोक लैंग्वेजेस टू एज गवर्नेंस। हमारा हो जाएगा पहला वाला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रिजर्विंग नेशनल इंटीग्रिटी to reduce regional conflict and separatist tendencies by systematically meeting local cultural demands। और हमारा तीसरा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी टू रिप्लेस chaotic colonial era administrative divisions with clear locally organized administrative boundaries for optimal public resources management। तो ये हो जाएगा हमारे 3 पॉइंट्स, मतलब जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हमें लिखने थे। आइए यहाँ पे हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी कंप्लीटेड। हमारा सेक्शन डी है हमारा, यहाँ पे केस पे स्टडी है और उसमें 8 मार्क्स है। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे नीचे पैराग्राफ दिया गया, हमें इससे पढ़ के नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उससे मतलब करना है। तो पहला है हमारा विच अ स्कूल स्टार्टेड एन एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। कोई स्कूल है उसने मतलब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। फिर स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज, कलेक्टेड रेन वाटर, अवॉइडेड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इनकरेज पीपल टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। तो जो स्टूडेंट्स थे वहाँ उन्होंने ट्री को प्लांट किया और रेन वाटर को कलेक्ट किया। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने अवॉइड किया ये इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना। और फिर उसके बाद पीपल को भी इनकरेज किया, मतलब उनको भी कहा कि आप
प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम करे, रिड्यूस करे। ठीक, एज अ रिजल्ट द सराउंडिंग बिकम क्लीनर एंड मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। मतलब फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, जो सराउंडिंग था वो मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन होगा और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो गया। ठीक, ऐसा इस पैराग्राफ में था। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, विच मेथड इज़ बीइंग यूज्ड टू कंजर्व वाटर। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा कंजर्व होता है वाटर, मतलब उससे हम वाटर को मतलब सेव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। मतलब कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कम कर दोगे तो उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो पहला है रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, कटिंग ट्रीज, माइनिंग, बर्निंग फॉरेस्ट। तो पैराग्राफ में हमारा रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक दिया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्लांटिंग ट्रीज हेल्प इन। तो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन सही हो जाएगा। मतलब ट्री को ज़्यादा प्लांट करेंगे, मतलब प्लांटिंग ट्रीज़ में आप जब हेल्प करेंगे तो उससे सॉइल कंजर्वेशन ज़्यादा होगा, मतलब वो उसमें सहायता होगी सॉइल कंजर्वेशन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब इसमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है। पहला है कोल, पेट्रोलियम या वाटर या नेचुरल गैस। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा ये तीनों ऑप्शन, और इसमें वाटर सही होगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, आइए पढ़ते हैं और इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसे समझते हैं। तो यहाँ पे, नेहा स्टार्टेड अ टेलरिंग बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स। तो कोई नेहा नाम की लड़की थी, उसने वोकेशनल ट्रेनिंग की कोर्स की, फिर उसके बाद टेलरिंग बिजनेस अपना स्टार्ट किया। सी ब्रॉट अ सीविंग मशीन विथ हर सेविंग्स, हायर्ड 2 वर्कर्स एंड इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न स्टिचिंग टेक्निक्स। तो जो नेहा थी उसने अपने सेविंग से सिलाई की मशीन खरीदी और 2 वर्कर भी हायर किए जिन्होंने मॉडर्न स्टिचिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। हर बिजनेस एक्सपेंडेड बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंट वर्क। तो जो उसका बिज़नेस था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हुआ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते थे और एफिशिएंट वर्क भी करते थे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वोकेशनल ट्रेनिंग मेनली हेल्प इन डेवलपिंग। तो इसमें से क्या हो सकता है, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके हेल्प से क्या डेवलप होता है। ह्यूमन कैपिटल, लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज या फिज़िकल कैपिटल, इनमें से क्या। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेविंग मशीन आर एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। तो सेविंग मशीन जो है वो किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है। कैपिटल हमारा आंसर हो जाएगा, कैपिटल। थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेहा हर सेल्फ इज़ वर्किंग एज। तो नेहा जो है वो मतलब एंटरप्रेन्योर की तरह एक वर्क कर रही थी। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न स्टिचिंग टेक्निक मेनली इम्प्रूव। टेक्निक जो है वो मॉडर्न स्टिचिंग टेक्निक जो है वो मेनली क्या इम्प्रूव करती है। तो प्रोडक्टिविटी, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन या पॉपुलेशन। तो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ करते हैं। आइए 20th नंबर मीन्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। ऑन एनी गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट लेबल फॉलोइंग। यहाँ पे पहला पाटलिपुत्र दिया गया है, उज्जैन दिया गया है, स्टेट फॉर्म्ड इन 2014, वेस्टर्न घाट दिया गया है। इन चारों को मतलब आपको आउटलाइन करना मैप पे। तो आइए देखते हैं। पहला तो पाटलिपुत्रा मीन्स पटना। तो पटना आपका यहाँ पे है और उज्जैन यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, और तेलंगाना जो अलग हो गया था वो यहाँ पे है। और फिर ये आपका वेस्टर्न घाट जो ऐसे है, ये वेस्टर्न घाट है।
वेस्टर्न घाट। ठीक, तो ये था इस पेपर का डी एंड। ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है, डी एंड ऑफ दिस पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।